नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में जो 30 डेज 30 वीडियोज़ की हमारी क्लास चल रही है उसमें, जिसमें हम हमारा पार्ट नंबर 6 लेके आ गए हैं और इसमें जो है हम बीमारियों से रिलेटेड टॉपिक कल शुरू कर चुके हैं। अब जो आगे की बातें रह गई इसमें वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कल मैंने आपको बता दिया था वायरस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, जो भी बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में मेन हाँ, जो बीमारियां रह गई थी मुख्य तौर पे जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, एक तो भाई रिंग वॉर्म, और एक जो बीमारी सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना वो एथलीट कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल स्लोली चलने की आज। एथलीट फुट, ये जो दो बीमारियां हैं ना ये किससे फैलती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। ये है फंगल इन्फेक्शन, ये है आपके फंगल इन्फेक्शन है भाई, याद रखना, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आती हैं दोनों बीमारियां, रिंग वॉर्म और एथलीट फुट। ये किससे फैलते हैं, ये आपके फंगल इन्फेक्शन है भाई, ये बात हमने याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, आपके स्टेट एग्जाम में आने की संभावना भी जो है बनी हुई, तो नोट डाउन कर लें इन बातों को, ठीक है। इसके बाद कल हमने पढ़ा कि कौन सी बीमारी किससे फैलती। अब हम देखेंगे कि वो जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, वो जो है कौन सी बीमारी किसके ऊपर जो है इफेक्ट जो है डालेगी, बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर जो है अटैक करती है कौन सी बीमारी, वो आज के वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं डिजीज और यहां आपका हो गया इफेक्ट ऑन कौन से पार्ट पे। सबसे पहले बात कर ले भाई हेजे की, कोलेरिया की, CHOLERA, ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है भाई, छोटी आंत के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैलता किससे, ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। तो जो कोलेरिया है, जो हेजा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया था कल, बैक्टीरिया से फैलता है और किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये जो है इफेक्ट डालता है। हेजा जो है किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। आज फिर मैं रिपीट कर दूं सारी बीमारियों को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने ही बनेगा भाई, बैक्टीरिया, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा हर हाल में। फैलता किस पे, इफेक्ट किस पे डालता है और कौन सी बीमारी किसके ऊपर जो किस प्रकार का इफेक्ट डालती है, ये क्वेश्चन हर हाल में बनना है। और आजकल एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है बीमारियों का, इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे एक साथ, लेकिन इसके जो मुख्य बीमारियां होंगी उनका मैं इनक्यूबेशन पीरियड आपको अलग से जो बताऊंगा। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है वो बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है से फैलता है कोलेरिया, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो है इफेक्ट डालता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बीमारी जो है डिप्थीरिया, DIPTERIA, डिप्थीरिया भाई। ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, ये आपके थ्रोट, गले के ऊपर इफेक्ट डालता है भाई, गले के ऊपर इफेक्ट डालता है डिप्थीरिया। किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, गले के ऊपर, थ्रोट के ऊपर जो है आपके डिप्थीरिया जो है इफेक्ट डालता है। और ये भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको याद रखना है, ये भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको याद रखना है। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं भाई, जो इंपॉर्टेंट है उनका इंक्यूबेशन पीरियड भी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेजा हो गया, तो हेजे का जीवाणु ये तो नहीं कि आज शरीर में एंट्री कर गया और आज ही वो जो है वीक हो जाएगा और आज ही वो बीमारी जो है
दिखने लगेगी, डॉक्टर से चेकअप करवाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब जीवाणु ने उसके शरीर में एंट्री की और फुली उसकी बॉडी पे अटैक किया, इन दोनों बातों के बीच का जो समय होता है ना, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो हेजे का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीच में लिखते चलेंगे भाई, इंक्यूबेशन पीरियड समझ जाओगे, ठीक है। हेजे का जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपका वो रहेगा 1 से 2 दिन, याद कर लेना भाई, 1 से 2 दिन, डेज में लिखूंगा मैं ये, ठीक है, 1 से 2 दिन। इसी प्रकार जो डिप्थीरिया है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 दिन, ठीक है, 2 से 6 दिन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गले में ये जो है होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी है लेप्रोसी, LEPROSY, लेप्रोसी। ये किस पे इफेक्ट डालेगा? आपका स्किन और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है भाई, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे ये जो है इफेक्ट डालता है। नर्वस सिस्टम पे जो है ये इफेक्ट डालता है लेप्रोसी। और ये फैलता किससे? ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भाई आपका लेप्रोसी। किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? स्किन के ऊपर इफेक्ट जो है डालता है। और फैलता किससे है? ये आपका फैलता किससे? आपका ये आपका फैलता है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपका। और ये जो है स्किन के ऊपर जो है बुरा इफेक्ट जो है डालता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे लिए जरूरी है नहीं, तो वो हम इसका छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है निमोनिया भाई, निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है इसलिए पहले लिखा जाता है भाई निमोनिया। ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है निमोनिया? ये आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है भाई, फेफड़ों के ऊपर। ये आपका किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? लंग्स के ऊपर। लंग्स के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। और निमोनिया होता किससे? ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भाई, निमोनिया भी, ठीक है। और इसका भी जो है इंक्यूबेशन पीरियड कोई ज़रूरी है नहीं, दे नहीं रखा भाई, तो मेरे ख्याल से बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो निमोनिया का भी इंक्यूबेशन पीरियड हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये याद रखना, कोलेरिया का, हेजा का 1 से 2 दिन और डिप्थीरिया का 2 से 6 दिन, ठीक है। तो निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फैलता किससे है? बैक्टीरिया से। इफेक्ट किस पे डालेगा? फेफड़ों के ऊपर ये डालता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी है भाई मम्पस। ये किस पे इफेक्ट डालता है भाई? ये जो है आपका नेक के अंदर, नेक, इतना याद कर लियो, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ये किस पे इफेक्ट डालता है भाई? नेक पे किस पे इफेक्ट डालता है? नेक पे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मम्पस, नेक पे, ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो बीमारी है टीबी बाई ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता है किससे फैलता है ये भी जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हाँ, मम्पस ये आपका वायरस से फैलता है भाई, वायरल इन्फेक्शन है मम्पस। लेकिन टीबी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इफेक्ट किस पर डालेगा? लंग्स पे। आपको पता है टीबी में सांस की बीमारी हो जाए है, और सांस की बीमारी किससे जुड़ी है? लंग्स से जो है ये जुड़ी है आपकी, लंग्स के ऊपर ये जो इफेक्ट डालता है। तो सांस से जुड़ी बीमारी है तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालेगी टीबी, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात? ओके। नाउ नेक्स्ट जो बीमारी है ग्लूकोमा किस पे इफेक्ट डालेगा भाई? ग्लूकोमा। और एक बीमारी है ट्रैकोमा, ये भी यहीं लिख देता हूं मैं, ट्रैकोमा, HOMA। ये दोनों बीमारियां आईज पे इफेक्ट डालती हैं भाई, आईज पे इफेक्ट डालती हैं, दोनों ही आंखों के ऊपर इफेक्ट जो है डालती हैं, ये आईज के ऊपर इफेक्ट जो है डालती हैं। ग्लूकोमा, ट्रैकोमा आपको याद रखनी है ये बीमारियां, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है, दोनों ही आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भाई नेक्स्ट बोर्ड पे, हो गई है बीड ने थोड़ा साफ कर लें। इंक्यूबेशन पीरियड इसके बाद कर लेंगे, बाद में बीमारियां आपको बताता चलूँ कौन सी कहाँ पे इफेक्ट डालती है वो बता देता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड की अलग अलग बीमारियां हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको बाद में कवर करेंगे। इसके बाद जो है आपका है, इसके बाद जो आपकी बीमारी है एग्जाम ओरिएंटेड है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, स्कर्वी भाई, स्कर्वी, SCRVY,
URVY, ये आपको पता है जो हमारे मसूड़े होते हैं ना उनके ऊपर इफेक्ट डालती है, मसूड़ों के ऊपर। ठीक है, याद रखना, स्कर्वी दांतों से जुड़ी हुई बीमारी है। ओके, इसके बाद जो बीमारी है रिकेटस। रिकेटस ये आपको पता है बोन से जुड़ी हुई बीमारी है भाई, बोन से जुड़ी हुई बीमारी है रिकेटस। ठीक है, मलेरिया। मलेरिया ये आपका इफेक्ट डालती है भाई स्प्लीन के ऊपर। स्प्लीन के ऊपर इफेक्ट क्या डालेगा? मलेरिया। ठीक है, स्प्लीन के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है किससे फैलती है, ये मैं आपसे पूछ लूं तो क्या बताओगे आप? मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है भाई? मलेरिया कमेंट में बताओगे आप, मलेरिया किससे फैलता है? ठीक है, आगे मैं बता भी दूंगा आपको ये। इसके बाद जो बीमारी है भाई टाइफाइड। टाइफाइड TYPHOID, टाइफाइड। टाइफाइड जो है किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? टाइफाइड इंटेस्टाइन भाई, आंतों के ऊपर इफेक्ट डालता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट कौन डालता है? आपका टाइफाइड। ओके, इसके बाद जो बीमारी है डिप्थीरिया, बता दिया मैंने आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा डिप्थीरिया। ठीक है, इसके बाद इसमें और बीमारी नहीं है भाई, एक टेटनस। टेटनस ये भी याद कर लियो भाई, ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? टेटनस स्केलेटल मसल के ऊपर इफेक्ट डालता है, स्केलेटल। ठीक है, टेटनस। ओके, समझ गए इतनी सी बात। अर्थराइटिस का आपको पता है, जॉइंट्स का जो पेन होता है आजकल घरों लेडीज को बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भाई नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिए किससे फैलते हैं, इफेक्ट किसके ऊपर डालते हैं, वही बता दी मेन बीमारी। मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जिसका बेस मजबूत नहीं है उनके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उनको यही नहीं पता क्या एग्जाम में आ सकता है, तो उन खातर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई सारी ये। और आप इंपॉर्टेंट बात करवा रहे हैं, हर एग्जाम ओरिएंटेड है, 100% संभावना है। मेरा मानना कि मैं जो चीज़ आपने बता रहा हूँ ना, ये आपने पढ़ ली तो आप 40+ भी स्कोर कर सको आपका स्टेट एग्जाम में। क्योंकि पता है आप तो ही मैंने 3 बीमारी बता दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने 10-12 बीमारी बताई, आपने ये याद कर ली, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन किसी और से रिलेटेड आ जाए, 3 ये ऑप्शन मांगे तो आपने इन तीनों का तो बेरा, लेकिन चौथा ऑप्शन आप चूज कर लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो कोई टॉपिक ना छूटने लग रहा है भाई, सारी एक बात हम कवर करने लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भाई नेक्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हो सके हैं वो कुछ एक बीमारी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक तो डेंगू भाई, डेंगू। डेंगू डेंगू एक मलेरिया भाई, मैंने अभी पूछा ये किससे फैलता, आपसे पूछा ना, मलेरिया। एक ये भाई, ये 2 बीमारी है ना मच्छरों से फैलती हैं, तो इनके मच्छरों के नाम पूछ रहे जा कई बार, कौन सा किससे फैलेगा। ठीक है, ये कई बार पूछ ली जाए, तो ये हमने पता होना चाहिए कौन सी बीमारी जो कौन से मच्छर से फैलती है। ठीक है, एक लेप्रोसी, एक लेप्रोसी तो रिलेटेड क्वेश्चन बना कर भाई बहुत बार, लेप्रोसी। ठीक है, इसका दूसरा नाम पूछ लिया जा कई बार। ठीक है, अब डेंगू ये कौन से मच्छर से फैलता है भाई? ये एडीज जो मच्छर होता है उससे फैलता है भाई, एडीज। एडीज मच्छर होता है उससे फैलता है, और फीमेल से फैलता है, ये भी नोट कर लियो। एडीज फीमेल मच्छर होगा ना उससे फैलता है ये डेंगू। ठीक है, घरों में आजकल केजरीवाल, आप जब FM चलाओगे तो उस पर केजरीवाल की कितनी ऐड आती हैं भाई, घरों में जो पुराना पानी उसको साफ रखें। तो जो डेंगू है वो एडीज फीमेल मच्छर से जो है फैलेगा, हमें याद करना है। इसके बाद जो मलेरिया है वो फैलेगा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज से फैलता है भाई मलेरिया। इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर ना दे रखा, तो ये मलेरिया एनाफ्लीज से, और डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है, फीमेल से। याद कर लिए, दोनों ही बातें एग्जाम ओरिएंटेड है। लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाए, तो इसका दूसरा नाम है भाई हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज इसको बोला जाता है, लेप्रोसी को। दूसरा नाम हैंसन डिजीज जो है
है लेप्रोसी का, ये बात याद कर लियो। अब कुछ एक टेस्ट हैं बहुत बार एग्जाम में जो आते हैं, कुछ एक बीमारियों को टेस्ट करने के, वो मैं आपने बता दूं भाई। एक तो एड्स का क्वेश्चन बहुत बार आया करे भाई, एड्स के चेकअप के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म भी मैंने आपने बता दी। एड्स कल भी बताई थी ना, वायरल इन्फेक्शन है ये, मैंने बताया था कल आपको। तो जो एड्स है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट, याद कर लियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजा टेस्ट। एड्स एक जो बीमारी है टाइफाइड, इसका क्वेश्चन आएगा, इसकी जांच के लिए टाइफाइड, देख लियो भाई नाम सही है गलत है, टाइफाइड, इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, विडाल टेस्ट। जो याद कर लियो, दोनों बात है ना, जीके में भी आस्क है और आपका फिजिकल में भी आस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एलिजा और विडाल। एलिजा टेस्ट एड्स के लिए और टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट लिया जाता है, दोनों ही याद कर लियो, ज़्यादा गहराई में हमने जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद भाई 3 तरह की बीमारियां हैं आजकल, आपने पता है जो कोरोना फैल है, एक प्रकार की पेनेडेमिक, आप पढ़ दोगे भैया, पेनेडेमिक घोषित कर दी WHO ने। तो 3 तरह की बीमारियां हैं, एक तो पेनेडेमिक, PANDEMIC, पेनेडेमिक। एक वो है एपिडेमिक, एक वो है भाई एंडेमिक। तीनों बीमारियों में क्या अंतर है, तीनों बीमारियों में क्या अंतर है, तीनों बीमारियों में क्या अंतर है भाई। या जो पेनेडेमिक है ना, या लार्ज एरिया में फैलेगी, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, समझ गए, कोरोना पेनेडेमिक मतलब बहुत ज्यादा वर्ल्ड में ज्यादा एरिया कवर करेगी। एपिडेमिक या क्या होगी भाई, या रैपिडली फैलेगी या स्लोली फैलेगी, लेकिन क्या है कि ज्यादा एरिया कवर करेगी, या रैपिडली फैलेगी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फास्ट स्प्रेड होगी भाई, बहुत जल्दी फैलेगी एपिडेमिक, ठीक है, समझ गए। और फैलेगी या भी ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन या स्पीडली फैलेगी, या क्या धीरे धीरे। आप देख रहे होगे कोरोना में क्या हो रहा है, परिवार का एक सदस्य इन्फेक्शन, एक सदस्य होगा लेकिन दूसरा अब भी नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब स्लोली चल रही है लेकिन फैलती है भी ज्यादा एरिया में है। एपिडेमिक भी ज्यादा एरिया में फैलेगी, फास्टली फैलेगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एकदम चेप जाओगी, ठीक है। एक एंडेमिक में क्या होगा भाई, और यह है ना एपिडेमिक, या कम से कम समय में ज्यादा जनता ने घेर लेगी, ठीक है, या स्लोली चलेगी, लंबी चलेगी पेंडेमिक। एंडेमिक क्या है, किसी खास प्रकार की बीमारी जो है खास तबके के अंदर फैलेगी, जैसे भाई गरीब तबका है उसको मलेरिया हो रहा है ज्यादातर पॉपुलेशन को, ठीक है, समझ गए। ये तीनों बीमारियां यही होती हैं, कोई ज्यादा इनमें अंतर ना होता, समझ गए। इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपने बता दिया पेंडेमिक, एपिडेमिक। पेंडेमिक का फिलहाल का उदाहरण कोरोना है भाई, बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया में ये फैल रहा है, ठीक है। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं भाई आपने मुख्य बीमारियां का। सबसे पहले बता दूं कोविड-19 का जो एग्जाम मास्क है, कोविड-19 इसका 14 दिन है भाई, 14 दिन आपने बेरा होना चाहिए, 14 दिन, पता नहीं 15 दिन का क्वारंटाइन टाइम देते हैं, ठीक है, किसी को हो जाता है तो 14 दिन, मतलब किसी का आज घुस गया 6 तारीख है तो 20 तारीख तक ही बेरा पाटेगा इसका कोरोना है या नहीं, मतलब समझ गया, आज उसका कितना इफेक्ट डालेगा उसकी बॉडी पर, 14 दिन ले लेगा पूरी तरह ग्रोथ करने के लिए उसके शरीर में, समझ गए। इसके बाद है स्मॉल पॉक्स, इसका जो है 7 से 14 दिन भाई, 7 से 14 डेज, समझ गए, स्मॉल पॉक्स। इसके बाद है चिकन पॉक्स, यो कितने दिन का है भाई, इसका 14 से 16 दिन, 14 से 16 दिन, समझ गए। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो भाई, मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया। चिकन पॉक्स 14 से 16 दिन यूँ ले लेगा। फिर है भाई खसरा, इसमें जो है क्या होगा, इसमें जो है ये वायरल इन्फेक्शन, या बात याद रखिए भाई, वायरस से होता है ये, मैंने कल बताया ना था शायद, ये खसरा,
खसरा, इसका समय क्या है भाई 10 से 14 दिन, याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत बार पूछा जाओगा भाई, खसरा एक क्वेश्चन पेपर में आ जाओगा। इसके बाद है भाई डिप्थीरिया, 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 इसका जो है वीक ईयर भाई, यो सप्ताह में भी फैल जा रहा, एक साल भी ले सकता है, एक साल भी ले सकता है, ठीक है, एक हफ्ते से लेके एक साल तक। इसके बाद रूबेला भाई, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस आया था पीछे से, रूबेला, यो भी वायरल इन्फेक्शन है। 14 से 24 दिन यो ले ले है भाई, 14 से 24 दिन यो ले ले है रूबेला, ठीक है। इसके बाद है कोलेरिया, हेजा, हेजा, यो कितने दिन लेगा भाई, मैंने बताया भी था 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन, कोलेरिया 1 से 2 दिन लेगा, ठीक है। एक बार साफ कर लें भाई, और रहेगी बीमारी, इंपॉर्टेंट बीमारी बता रहा हूँ आपने, मैं सिर्फ नोट डाउन भी कर सको आप अपनी कॉपी में, क्योंकि एक बार देखते तो याद होनी नहीं है, तो समय लग सका है, इसलिए आप नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हो साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद है भाई टाइफाइड, 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 टाइफाइड कितने समय लेगा भाई, 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन, ठीक है। इसके बाद है भाई डेंगू, डेंगू, यो कितने दिन लेगा भाई, डेंगू लेगा आपका 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन, बीमारी उभर के आने में 3 से 10 दिन ले लेगी भाई डेंगू, समझ गए। इसके बाद है भाई रेबीज, रेबीज, यह बीमारी ले लेगी भाई 3 से 8 दिन, 3 से 8 दिन ले लेगी रेबीज, समझ गए, रेबीज ले लेगी 3 से 8 दिन, याद कर लियो। डेंगू लेगा 3 से 10 दिन, टाइफाइड लेगा 10 से 14 दिन। इसके बाद जो बीमारी है चिकनगुनिया, 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 यह जो बीमारी लेगी भाई 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन ले लेगी चिकनगुनिया, ठीक है। इसके बाद भाई आपकी टेटनस, टेटनस, ये आपकी ले लेगी भाई 6 से 10 दिन। और भाई जो बीमारी सब मेन है वो है एड्स, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, याद कर लियो, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा है। ये HIV भी आप इसको बोल सको, एड्स, ये लेगी भाई 1 महीने से 10 साल, 1 मंथ से लेके 10 ईयर तक ये ले इसका है भाई, एड्स बहुत लंबा। फिर है भाई स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका जो समय है भाई 1 से 4 दिन, ठीक है। स्वाइन फ्लू, एड्स 1 महीने से 10 साल आपकी ले सकती है, टाइफाइड 10 से 14 दिन, डेंगू 3 से 10 दिन, रेबीज 3 से 8 दिन, चिकनगुनिया 4 से 7 दिन, टेटनस 6 से 10 दिन, एड्स 1 मंथ से 10 ईयर, और स्वाइन फ्लू आपकी 1 से 4 दिन जो है ले सकते हैं। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बने हैं, कई बार बीमारियों के टाइप पूछ लेते हैं भाई। देखो बीमारियां होने के कई कारण हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण हो सकती है, या किसी के टच में आने के कारण हो सकती है, ठीक है, या भाई कुछ एक क्रोनिक डिजीज हो जो बहुत लंबे समय तक होती हैं और जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, उस प्रकार की बीमारियां में कई बार हो जाए। तो टाइप के बारे में कई बार एक क्वेश्चन आया करा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो है साइकोसोमेटिक डिजीज है। ये क्वेश्चन आपने बार बार देखा, अगर आप देखोगे ना पीछे के पेपर उठा के तो उसमें मिल जाएगा। साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब वो है मनोदेहिक, मनोदेहिक मतलब मन में व्याख्या होगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया, उसकी वजह से होने वाली बीमारियां। तो भाई उसकी वजह से होने वाली 2 बीमारियां हैं मुख्य तौर पे जो हमें फिजिकली हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं, वो है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, और है भाई डायबिटीज। याद कर लियो भाई, डायबिटीज का क्वेश्चन पेपर में आवा। डायबिटीज किस प्रकार की बीमारी है, मनोदेहिक, साइकोलॉजिकल रूप से अनबैलेंस होना बॉडी का,
तो आपको डायबिटीज हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है। तो डायबिटीज जो है मनोदैहिक बीमारी है, मैं स्पेशल प्रेशर डाल रहा हूँ। डायबिटीज जो है एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोदैहिक बीमारी है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, यो क्वेश्चन पेपर में आवे क्वेश्चन DSSB में भी आ चुका है भाई, यो हर पेपर में आया कर, यो आप कभी आ सके है। जो मनोदैहिक है वो डायबिटीज बीमारी जो है वो एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, या बात याद कर लियो, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट भाई, ज़्यादा हाँ एक बात यह याद कर लियो भाई, जो BCG का टीका है, BCG का टीका वो लगाया जाए टीबी खातर, ट्यूबरकुलोसिस खातर, समझ गए। यह बात हमने याद कर लेनी है हर हाल में। एक और DPT, यो भाई नाम तो मेरा पड़ रहा है, डिप्थीरिया खातर लाया जाए, ठीक है। डिप्थीरिया गले का रोग होता है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ाएंगे भाई एक टॉपिक और कवर कर लें आज, छोटा सा टॉपिक है, इस तरह क्वेश्चन आवे पेपर में। वैसे बीमारियां हमने लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए, मेरे ख्याल से बीमारी का क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया तो कटा नहीं आपका नंबर। कारण है इसका, देखो भाई इससे अलग आओगा तो भी हमने बहुत घनी बात जान ली, तो उस अनुमान के हिसाब से भी हम बता देंगे अगर पेपर में कुछ अलग आया तो। लेकिन संभावना है कि इसे मत पेपर में जो हकीम आना है वो आ लेगा। तो अब मैं एक टॉपिक ने और कवर करने की कोशिश करूंगा। कई बार क्वेश्चन आएगा भाई इस प्रकार का कि फलानी चीज़ की हम स्टडी करेंगे तो उसने क्या कहा जा है, ठीक है भाई, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ मसल्स, इनने क्या कहा जा, तो वो टॉपिक और मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो जो स्टडी ऑफ सेल है, STUDY, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, इसने क्या कहा जाए, ये बहुत बार पेपर में आओ भाई, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहा जाए स्टडी ऑफ सेल ने, याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ लिखूंगा नहीं मैं अब, और ये बात लिखता जाऊंगा इस साइड, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स, मसल, स्टडी ऑफ मसल ने क्या कहा जाएगा भाई, मायोलॉजी, मायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये इनसे क्वेश्चन आया होगा आपका, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह चीज आया होगी। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ किडनी, KIDNEY, किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, इसको क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है भाई, नेफ्रोलॉजी। एग्जाम में आवे यह बात भी संभावना है, जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आवे होगा। फिर भाई स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट ने क्या कहा जाएगा भाई, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहा जाए भाई, स्टडी ऑफ हार्ट ने क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। इसके बाद स्टडी ऑफ स्कल, स्टडी ऑफ स्कल, हालांकि आज तक आए नहीं है क्वेश्चन भाई स्कल वगैरह का, लेकिन मसल्स, सेल, हड्डियां, बोन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। स्टडी ऑफ स्कल क्या हो जाएगा भाई, कार्नियोलॉजी, कार्नियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्कल। इसके बाद है भाई स्टडी ऑफ जॉइंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया है भाई, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, इसने क्या कहा करना भाई, ऑर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप इसने बोल लो, मैंने बता दिया। ऑर्थोलॉजी कहा जाए स्टडी ऑफ जॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ किडनी। स्कल का आज तक आया नहीं, लेकिन हमने दिमाग में जो डाल लिया कि स्टडी ऑफ स्कल ने क्या कहा जाए, कार्नियोलॉजी। इसके बाद एक से भाई स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू यो पेपर में आने की बात है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहा जाए भाई स्टडी ऑफ टिश्यू, और यह बात भी बहुत बार पेपर में आ ली भाई। स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जो भी आप इसको बोलो, हिस्टियोलॉजी भी बोल सकते हो, हिस्टोलॉजी भी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद है भाई स्टडी ऑफ बोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई,
स्टडी ऑफ बोन को क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, ओस्टियोलॉजी बोला जा रहा है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है 100%। ठीक है, इसके बाद है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाया जाता है? हेमेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। इसके बाद है भाई स्टडी ऑफ टीथ, इसको कहा जा है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। समझ गए? ये जो है ना भाई 100% एग्जाम मारने वाले क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल जो है कार्नियोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी, ब्लड का जो अध्ययन होगा वो हेमेटोलॉजी, और टिथ के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? ओडोंटोलॉजी। ये सारी बात भाई एग्जाम ओरिएंटेड, अपनी लिखाई जो है बढ़िया नहीं है, लेकिन ज्ञान की बात इतनी है एग्जाम ओरिएंटेड सारी भाई। अपनी जो है लिखाई बचपन से खराब रही है, इसलिए आपको हो सकता है ये समझ ना आ रही हो मेरी लिखावट, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा 100%। और मैं बोर्ड पे काम भी इसीलिए करता हूँ कि मेरी थोड़ी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, या मैं कोशिश करूँ प्रेशर में आके बढ़िया लिखने का साफ। तो लेकिन अपनी लिखाई भाई इसी ये है लैंग्वेज के लिए मैं या जो माफ़ी चाहूँगा भाई, हिंदी और इंग्लिश की स्पेलिंग और मात्रा की मिस्टेक भी कई बार कर दें यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इसके बाद कुछ एक ऑर्गन्स के वेट कई बार पूछ लिया जाए, वो भी आज मैं बता दूँ आपने। कुछ एक ऑर्गन का वेट पूछ लिया जाए भाई, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका वेट। जैसे ब्रेन का वेट आपसे पूछ लिया जा, ब्रेन का वेट, ब्रेन का वेट आप तो पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? 1370 ग्राम। किसका है यो है भाई मैन का। अगर मैं फीमेल की बात करूं वोमेन की, तो वो है भाई 1200 ग्राम। वेट की मैं बात कर रहा हूं, 1200 ग्राम वोमेन में। ठीक है, अब मैं बात करूं हार्ट की। हार्ट का वेट कितना हो भाई? 250 से 350 ग्राम हो सकता है, 250 से 350 ग्राम। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं लीवर के वेट की। लीवर में वेट कितना हो सकता है भाई? 1.5 kg। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके बाद किडनी, KID NEY, किडनी, किडनी 140 ग्राम और 152 ग्राम। 140 होता है राइट किडनी में, आपको पता है ना किडनी 2 होती हैं, और ये होता है भाई लेफ्ट में 152 ग्राम। ठीक है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर है भाई लंग्स, फेफड़े, इनमें वो है भाई 450 ग्राम। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्रेन में वेट कितना होता है? मेल की मैं बात करूं तो मैन में होता है 1370 ग्राम, फीमेल में होता है आपका 1200 ग्राम। हार्ट में वेट कितना होता है? 250 से 300 ग्राम हो सकता है, मेल फीमेल दोनों का। लीवर आपका 1.5 kg का होगा। किडनी में जो है आपका राइट में 140 ग्राम और जो लेफ्ट होती है उसमें 152 ग्राम, और लंग्स में जो वेट होता है वो 450 ग्राम। एग्जाम ओरिएंटेड बात भाई मैंने बता दी। और आज जितनी भी हमने बात करी वह सारी लगभग है ना एग्जाम ओरिएंटेड है। तो 30 डेज 30 वीडियोज़ का हमारा छठा पार्ट भाई कंप्लीट हुआ है। और मेरे ख्याल से जो भी लोग देख रहे हैं ना, वो जब स्टेट की परीक्षा में बैठेंगे ना, उन्हें मज़ा होगा जब वो पेपर करेंगे। और अपनी जो सीरीज के लास्ट 10 एक पार्ट होंगे ना, वो साइकोलॉजी बेस्ड होंगे, जिसमें हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी साइकोलॉजी ने भी कवर करेंगे, और जो आपकी 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आनी है ना उसने भी कवर करेंगे। और आप देखोगे एग्जाम में आपको 15 नंबर आवे आएंगे साइकोलॉजी में। जब अपनी 10 वीडियो देख लोगे ना तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाने के। ठीक है, 15 नंबर की मैं गारंटी ले लूँगा, क्योंकि जो मेन बात है ना वह कराऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एग्जाम में आनी है। आपने समझ की अगर कोशिश करोगे तो 15+ आपका स्कोर भी चला जाएगा, क्योंकि भाई हमने जिस हिसाब से तैयारी करी वही चीज़ मैं आपने बताऊंगा। 100% आपने उसका बेनिफिट होगा। लास्ट के 10 पार्ट में आपने वह चीज़ कवर करवा दूंगा, और कोशिश करूँगा कि
बिचले 10 पार्ट हम भी ले लें, एक बार 10 पार्ट ये कंप्लीट हो जाए तो बीच वाले 10 पार्ट में भी हम उसने कवर कर लें, क्योंकि आपने रिवीजन का समय मिल जाएगा फिर किसी चीज़ में समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो भाई छठा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। किसी बात ने लेके हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दिया करो, पीछे आए भी हैं 2-3 कमेंट, वो याद है मेरा एक वीडियो में, वो मैं करेक्शन भी आपने बता दूंगा सारी। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने लगेगी। तो भाई आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना है। वीडियो ने लास्ट तक देखने खातिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।